हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाली बुक कर रहे थे। तो उसमें अपने पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखो, एसी सर्किट का है, मीन एंड आरएमएस वैल्यूज इन एसी सर्किट। ठीक है, मतलब आपको एसी करंट के बारे में पढ़ना है। तो मैंने पहले एसी करंट वाला चैप्टर इसमें से उठाया है। एसी करंट का जो भी पार्ट है वो अपने इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए बच्चों, एसी करंट में अपने जो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एसी करंट के होता क्या है। अल्टरनेटिंग करंट, कि एन अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली। कि एक ऐसा करंट होता है एसी करंट जिसकी क्या हो कि मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली। जिसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जो इसकी वैल्यू होती है, जो इसका मान होता है, वो लगातार क्या होता रहे, चेंज होता रहे विद टाइम के साथ। और डायरेक्शन क्या हो, रिवर्स पीरियोडिकली, कि एक फिक्स पीरियड। पीरियोडिकली का मतलब फिक्स पीरियड या फिक्स टाइम इंटरवल। फिक्स आप बोल सकते हो इसको। टाइम इंटरवल के बाद इसकी वैल्यू क्या होती रहे, सॉरी डायरेक्शन क्या होती रहे, रिवर्स होती रहे, अपोजिट होती रहे। जो इसकी मान लो स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन थी उसकी अपोजिट होती रहे एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। तो इस करंट को अपने बोल देते हैं एसी करंट। ठीक है, एसी करंट इसको बोलेंगे। तो देखो, ये जो मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ ये वैसे तो क्या है कि अलग से मैथमेटिकल टॉपिक है, तो अलग से भी वीडियो जैसे बन सकती थी। लेकिन मैं इसको नोट से ही पढ़ा रहा हूँ अपने, क्योंकि नोट से मेरे पास बच्चों के पहले भी कमेंट आते रहते हैं कि सर आप नोट से करवाया करो, नोट से चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती हैं। ठीक है, और नोट से थोड़ा करवाना भी आसान रहता है, क्योंकि उसमें अपने लिखेंगे तो टाइम लगता है उसमें ज़्यादा। नोट्स में ऑलरेडी लिखा ही हुआ होता है, उस उस लिखे हुए को क्या होता है, समझाना होता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि एसी करंट है वो वाला होता है जिसका मैग्नीट्यूड वैल्यू हर टाइम चेंज होती रहे और डायरेक्शन भी एक पीरियड के बाद चेंज होती रहे। और एसी करंट जनरेट कैसे होता है वो देखो, कि व्हेन ए कॉइल इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट एंड इट्स वैल्यू इज। देखो क्या होता है कि जब एक कॉइल को अपने क्या करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाते हैं, तो वहां पर अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ईएमएफ आप वोल्टेज को भी वोल्टेज बोल सकते हो ईएमएफ को। ठीक है, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू वैसे होती है ईएमएफ। तो वो इंड्यूस होता है, मतलब वो प्रेरित होता है वहां पर, और उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। और इसी कारण जो एसी करंट का अपने जो ग्राफ बनाते हैं वो कुछ इस टाइप से बनाते हैं। ऐसे बनाते हैं कि एसी वोल्टेज या एसी करंट जो होता है वो इस टाइप से फ्लो होता है, कि आप देखो हर टाइम वैल्यू इसकी चेंज हो रही है। अगर मैं यहाँ ई की बात करता हूँ तो ई की वैल्यू हर टाइम चेंज हो रही है, और यहाँ पर डायरेक्शन है इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन है, और यहाँ पर डायरेक्शन इसकी नेगेटिव है, फिर से फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है। तो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद इसकी डायरेक्शन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इस करंट को अपने बोलेंगे एसी करंट। और दिस इस वोल्टेज को एसी वोल्टेज, और दिस ईएमएफ इज अप्लाइड ऑन आर रेजिस्टेंस, की अगर इसको आर रेजिस्टेंस पर अप्लाई करें अगर अपने, तो करंट की जो वैल्यू होगी वो होगी आई इज इक्वल टू ई अपॉन में आर। यानी ई मतलब वोल्टेज और अपॉन में आर, जो ओम्स लॉ अपने को बताता है। तो करंट की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो आएगी आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, या ई की वैल्यू अपने पड़ी हुई है ई नोट साइन ओमेगा टी होती है। ठीक है, तो ई नोट अपॉन आर को अपने आई नोट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। आई नोट यहाँ पर है करंट की मैक्सिमम वैल्यू, कि ये जैसे ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है वैसा ही ग्राफ कुछ आपके पास इस टाइप से करंट का आएगा। तो जो ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी इसको अपने आई जीरो या आई नोट से लिखते हैं। ठीक है, आई नोट मैक्सिमम वैल्यू, या इसको पीक वैल्यू भी बोल देते हैं, दो नाम है इसके, या मैक्सिमम या पीक वैल्यू। अब देखो ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अपने दो तरीके से लिख सकते हैं। आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी तो आपने पढ़ा ही है। अब ओमेगा जो होता है, ओमेगा की जो वैल्यू होती है उसको अपने टू पाई अपॉन में टी से लिखते हैं। ये आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। और वन अपॉन टी को अपने टू पाई एफ भी लिख सकते हैं। एफ यहाँ पर क्या है, फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी या जिसको अपने आवर्ती बोल देते हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंसी या आवर्ती यहाँ पर एफ को अपने बोल देते हैं। तो टू पाई एफ टी या फिर टू पाई अपॉन में टी इंटू में स्मॉल टी, ये आपके पास
अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है। तो आपको वोल्टेज की और करंट की इक्वेशन को याद रखना है, बस मेन चीज इसमें यही है। ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था और ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ चुके हो, सॉरी 12th क्लास में। अब 12th क्लास में जो आपने पढ़ा था वही कुछ टॉपिक अपने यहाँ पर करने जा रहे हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो यही है, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। एवरेज वैल्यू निकालनी है आपको एसी करंट की। तो एवरेज वैल्यू क्या होती है वो पढ़ेंगे। और एवरेज वैल्यू आप दो तरीकों से निकालोगे, कि एक तो कंप्लीट साइकिल के लिए और एक हाफ साइकिल के लिए। कि जैसे मान लो कि ये वाला यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं, इस वाले जो करंट का मैंने ग्राफ बनाया था ये वाला, तो यहाँ पर इतना तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हाफ साइकिल हो जाएगा। और इसको अगर अपने पूरा कर दे तो ये कंप्लीट वन साइकिल हो जाएगा। तो इस वन साइकिल में, कंप्लीट वन साइकिल में जो आई की एवरेज वैल्यू है, आई कितना एवरेज रहा, क्योंकि देखो आई की वैल्यू पहले यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, एक टाइम पर मैक्सिमम हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम हो रही है, फिर नेगेटिव में डिक्रीज हो रही है। तो फिर ऐसे करते हुए टोटल जो मतलब एवरेज वैल्यू कितनी निकलेगी, क्योंकि हर टाइम इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो जहां पर वैल्यू चेंज हो रही है वहां अपने एवरेज वैल्यू का कंसेप्ट आ जाता है। तो वो एवरेज वैल्यू आपको पहले तो कंप्लीट वन साइकिल के लिए निकालनी है। ठीक है, तो देखो आई की वैल्यू आपके पास क्या है, आई जीरो साइन ओमेगा टी आप लिख देते हो। ठीक है, आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। अब देखो डी क्यू जो होता है वो आई डी टी, क्योंकि आई इज इक्वल टू आप लिखते हो डी क्यू अपॉन में डी टी। आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी आप फॉर्मूला पढ़ते हो, तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू आई डी टी हो जाती है। और डी क्यू की वैल्यू आई की जब आप वैल्यू पुट करते हो तो वो आई नोट साइन ओमेगा टी और साथ में डी टी आ जाता है। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू किसकी, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू करंट की वैल्यू निकालनी है, आई की, आई एवरेज जिसको बोल देते हैं। ठीक है, आई एवरेज। तो आई एवरेज जब निकालना है तो एवरेज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है टोटल चार्ज। कि आई जो करंट होता है उसका फॉर्मूला आपके पास होता है चार्ज अपॉन में टाइम। तो टोटल चार्ज और अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। तो देखो अपने कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल रहे हैं, तो देखो कंप्लीट साइकिल ऐसे होता है कि एसी ऐसे चलती है और ये यहाँ पर कंप्लीट साइकिल हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ टाइम पीरियड होता है, जैसे ये जीरो टाइम है, ये यहाँ पर टी बाई टू टाइम हो जाता है, जहाँ पर हाफ साइकिल होता है। और यहाँ पर ये जो साइकिल है यहाँ पर टी टाइम की, एक कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको अपने टाइम पीरियड टी से लिखते हैं, कैपिटल टी से। ठीक है, तो अब आई एवरेज टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज आपको देखो डी क्यू चार्ज तो आपके पास है ये वाला, तो टोटल निकालना है तो इस डी क्यू का आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मतलब डी क्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो आई डी टी का भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। और इंटीग्रेशन की लिमिट लगेगी जीरो से लेके और टी टाइम तक, क्योंकि टी टाइम तक आपको कंप्लीट साइकिल के लिए निकालनी है। तो ये देखो यहाँ पर ये वैल्यू वैल्यू मैंने ये लिखी है, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू और इंटीग्रेशन ऑफ में डी टी आ जाएगा, जीरो से लेके टी टाइम तक और जीरो से लेके टी टाइम तक। और डी क्यू की वैल्यू आप आई डी टी लिख सकते हो, या आई नोट साइन ओमेगा टी डी टी, जीरो से लेके टी तक, और ये जीरो से लेके टी तक डी टी। ठीक है, तो यहां से आई नोट आपके पास कॉमन आ जाएगा। और जो नीचे वाला ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, इसकी वैल्यू आपके पास टी बनेगी, और लिमिट आपके पास जीरो से लेके टी तक। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये टी माइनस जीरो बनेगा, तो मतलब ओवरऑल जो वैल्यू है वो टी बन जाएगी आपके पास, कैपिटल टी। तो यहाँ पर आई नोड और अपॉन में कैपिटल टी बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया। और जो साइन ओमेगा टी है आपके पास, इस साइन ओमेगा टी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस ओमेगा टी, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन जब आप करते हो, अवकलन करते हो, तो वो कोस होता है डायरेक्ट, लेकिन जब इंटीग्रेशन कर देते हो तो वो माइनस कोस होता है। और जो यहाँ पर टी के साथ मल्टीपल आ रहा है, गुणा में आ रहा है ओमेगा, वो अपॉन में आ जाएगा। तो ये माइनस कोस ओमेगा टी है अपॉन में ओमेगा, क्योंकि आप अगर मैं यहाँ पर ये लिखूंगी साइन ए, साइन ए टी और डी टी, इसका इंटीग्रेशन लिखूं तो वो होता है माइनस का कोस ए टी और अपॉन में टी के साथ मल्टीपल में ए। ठीक है, ये होता है। और जीरो से टी आप यहाँ पर क्या लगा रहे हो, लिमिट लगा रहे हो। तो अब देखो यहाँ पर जी ये जो ओमेगा है, इस ओमेगा को भी बाहर ले जाएंगे, इस टी के साथ ले जाएंगे, और माइनस को भी देखते हैं बाहर यहाँ पर ले जाएंगे थोड़ा सिंपल करने के लिए। तो देखो माइनस आई नोड ओमेगा टी ये बाहर आ जाएगा, माइनस का आई नोड ओमेगा टी,
और अंदर रह जाएगा कोस ओमेगा टी, और ओमेगा आपको पता है ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी, तो वो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी यहाँ पर लिख दिया साथ में टी, और 0 से कैपिटल टी आपके पास क्या है यहाँ पर लिमिट है। तो ये लिमिट पुट करेंगे, सबसे पहले इस टी की जगह पर ये वाला टी रखेंगे, फिर माइनस में टी की जगह पर ये 0 रखेंगे, तो वो माइनस आई नोट अपॉन ओमेगा टी तो बाहर पड़ा ही है, और कोस 2 पाई अपॉन में टी और इंटू में टी, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस में कोस 0 हो जाएगा, तो कोस 2 पाई बचेगा, और यहाँ पर कोस 0, तो कोस 2 पाई की वैल्यू भी 1 होती है और कोस 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। तो एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी ओवर ए कंप्लीट साइकिल ऑफ ए सी इज 0। तो वो देखो 0 आपको ग्राफ में भी पता लग रही होगी कि अगर मैं यहाँ पर कंप्लीट साइकिल की बात करता हूँ ऐसे, तो यहाँ पर जितनी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है ये सारी वैल्यू पॉजिटिव में है, ये जो ग्राफ का अंदर वाला एरिया है ना, जो ये वाला एरिया, ये जितना पॉजिटिव में है उतना ही यहाँ पर किस में है, ये नेगेटिव में है। तो जितना पॉजिटिव में है उतना ही नेगेटिव में आ गया, तो अपने क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि ये वाली वैल्यू जितनी पॉजिटिव थी ये वाली वैल्यू उतनी ही नेगेटिव हो गई, तो दोनों का सम अगर करेंगे, जोड़ करेंगे, तो वो 0 के इक्वल आएगा, और वो 0 के इक्वल आपके पास यहाँ पर आ रहा है। तो एक कंप्लीट साइकिल में आपको याद रखना है कि कंप्लीट साइकिल अगर अपने करते हैं यहाँ पर, कंप्लीट साइकिल के लिए जो आई की एवरेज वैल्यू होती है, एसी की एवरेज वैल्यू वो 0 होती है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव दैट फॉर ए कंप्लीट साइकिल द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज 0, तो आपको प्रूव करना भी आ सकता है, तो वो आप इस तरीके से कर सकते हो। फिर अपने एवरेज वैल्यू निकालते हैं एसी की एक हाफ साइकिल के लिए, कि अब अपने जो वैल्यू निकालेंगे ना वो कुछ ऐसे निकालेंगे हाफ साइकिल के लिए कि ओनली इस वाले पार्ट की एवरेज वैल्यू, इस वाले पार्ट की, ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है यहां से लेके और यहां तक, और हाफ साइकिल में ये वाला टाइम तो 0 होता है और ये वाला टाइम क्या होता है, t/2 होता है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, ऊपर वाला जो डेरिवेशन था उसमें क्या करना है, बस आपको जो लिमिट आपने 0 से कैपिटल टी लगाई थी ऊपर वाले में, देखो आप ऊपर वाले में लिमिट 0 से कैपिटल टी लगाई थी, ये वाली लिमिट, इस लिमिट को चेंज करना है और इस लिमिट को क्या कर देना है, आपको t/2 तक कर देना है। तो आई एवरेज या आई मीन, एम का मतलब मीन या एवरेज वैल्यू जो होगी किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए, t/2 टाइम के लिए, तो वो हो जाएगी टोटल चार्ज इन t/2 टाइम, और नीचे आ जाएगा टोटल टाइम। तो देखो टोटल चार्ज तो क्या होगा, आई इंटू डी टी होगा, क्योंकि डी क्यू अपॉन में यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा, डी क्यू अपॉन में डी टी का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन 0 से t/2 लगेगा, वहां 0 से t था और यहाँ 0 से t/2 लगेगा, तो डी क्यू की वैल्यू आई डी टी होती है, वो रख दी, और आई की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, आई नोट साइन ओमेगा टी, ये वाली वैल्यू आई की होती है, तो ये वैल्यू आपने यहाँ रख दी, आई नोट साइन ओमेगा टी। अब नीचे आ गया, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये टी बनेगा, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे टी बनेगा, सॉरी स्मॉल टी बनेगा, और यहाँ पर है 0 से लेके t/2 टाइम, तो t/2 आपका नीचे आ जाएगा, और t/2 को जब ऊपर लेके जाओगे तो ये 2/t बनेगा, इस तरीके से 2/t, और आई नोट आपका क्या आ जाएगा इस इंटीग्रेशन से बाहर, और साइन का फिर से वही इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, और जो यहाँ पर लिमिट लगेगी 0 से लेके और t/2 टाइम आपके पास लिमिट आ जाएगी। समझ आई बात इतनी। अब देखो जब इसको पुट करेंगे तो ओमेगा और माइनस को आप बाहर ले जाओ, तो -2 आई नोट अपॉन ओमेगा टी, ये तो पड़ा ही है, और कोस इस ओमेगा को अपने लिख सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू मैंने आपको कहा था 2 पाई अपॉन में टी होती है, तो 2 पाई अपॉन टी इंटू में क्या आ जाएगा, टी अपॉन में 2 आ जाएगा, क्योंकि इस टी की जगह पर आपको ये वाली वैल्यू, फिर इस टी की जगह पर आपको 0 रखना है, तो वो 0 बनेगा। तो जब इसको कैंसिल करोगे तो कोस पाई बन जाएगा, और कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, यानी कोस पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, और माइनस में कोस 0 है ही, तो ये कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, और एक माइनस का साइन ये है ही। और बाहर देखो, बाहर वाला कैसे होगा कि इस ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी रखेंगे, टी से टी कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बाहर बचा -आई नोट अपॉन में पाई, और ये बचा -1 और -1, जो कि -2 बनेगा, और बाहर एक माइनस पहले से ही है, तो ये प्लस का 2 आई नोट अपॉन में पाई बन जाएगा। ठीक है, और जब आप इसकी वैल्यू निकालते हो तो आई एम, या फिर इसको आई एवरेज भी आप बोल सकते हो, आई एम का मतलब होता है, एम मतलब मीन, जो इसकी मीन या एवरेज वैल्यू है। ठीक है, तो वो 2 अपॉन में पाई और साथ में आई नोट,
या 2/पाई को अपने लिख सकते हैं 0.637 आई नॉट। ठीक है, तो ये एवरेज वैल्यू हो जाएगी, मतलब आई एवरेज वैल्यू जो किसके लिए T/2 हाफ साइकिल के लिए जो वैल्यू आ रही है वो 0.637 इंटू आई नोड, यानी मैक्सिमम वैल्यू का 0.637 पार्ट ये वाली वैल्यू है वो आ रही है। अब नेक्स्ट चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 2/पाई या फिर 0.637 टाइम्स, या आप इसको 63.7% बोल सकते हो इट्स पीक या मैक्सिमम वैल्यू, कि जो एवरेज वैल्यू होती है एसी की एक हाफ साइकिल के लिए वो क्या होती है 63% ऑफ किसका होती है आई नोड का, 63.7% ऑफ आई नोड की इक्वल आती है। और वोल्टेज के लिए भी यही वैल्यू होती है, क्योंकि वोल्टेज और करंट का जो इक्वेशन है वो बिल्कुल एक जैसा है, तो जो वैल्यू आप करंट के लिए निकालोगे वही वैल्यू वोल्टेज के लिए भी आएगी। तो एवरेज वैल्यू देखो, कंप्लीट टी टाइम के लिए एवरेज वैल्यू 0 थी, T/2 टाइम के लिए एवरेज वैल्यू कितनी आ रही है 0.637 आई नोड के इक्वल आ रही है। अब देखो नेक्स्ट जो अपने वैल्यू निकालते हैं वो वैल्यू आती है रूट मीन स्क्वायर, या इसको वर्चुअल या इफेक्टिव या आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी बोल देते हैं, इतने नाम है इसके। अब ये कौन सी वैल्यू होती है, देखो एसी करंट को जब अपने मेजर करेंगे तो देखो एसी करंट कुछ इस तरीके से चलता है, एसी करंट ऐसे चलता है, तो हर टाइम इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जो इसकी ये वाली वैल्यू होती है ये तो मैक्सिमम, ये तो बीच में 2 बार ही आती है एक साइकिल के बीच में, या तो ये वाली आएगी या ये वाली आएगी, तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, ये 2 बार आएगी। लेकिन अगर मान लो कि आप एसी पर एसी जो करंट है उस पर क्या लगाते हो कि आप एक एमीटर लगा देते हो, तो वो एमीटर एसी वाला एमीटर होगा, जो एसी वाला क्या होगा एमीटर, एसी को मेजर करने के लिए जो एमीटर होगा, तो वो एमीटर कैसा करंट अपने को शो करेगा, क्योंकि एसी के करंट की वैल्यू तो हर टाइम बदलती रहती है। तो और एवरेज वैल्यू जो होती है एक कंप्लीट साइकिल के लिए वो 0 होती है, तो 0 तो वो अगर उसने शो कर दिया तो फिर वैल्यू कैसे पता लगेगी। तो अपने जो वैल्यू यूज करते हैं एसी करंट के लिए वो इसकी इफेक्टिव वैल्यू या जिसको आरएमएस वैल्यू बोल देते हैं वो यूज करते हैं, या वर्चुअल, वर्चुअल मतलब जो वैल्यू अपने को महसूस हो रही है वैल्यू, तो वो वैल्यू होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, मतलब जो वैल्यू एसी एमीटर अपने को दिखाता है कि एसी वाला एमीटर अलग से होता है, जो आप लैब में यूज करते हो एमीटर वो डीसी वाला होता है, ठीक है, एसी वाला अलग से एमीटर आता है एक, तो वो एमीटर जो रीडिंग शो करता है, रीडिंग अपने को दिखाता है एसी की, वो वाली रीडिंग ही एसी का आरएमएस वैल्यू होती है। समझ आई इतनी बात। तो देखो क्या है कि it is defined as that value of direct current which produces the same heating effect in a given resistor as it is produced by given alternating current when passed for same time। अब इसकी डेफिनेशन को कैसे डिफाइन किया गया है रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू है, कि अगर अपने जितनी वैल्यू की एसी है उतनी वैल्यू की डीसी लगाएं और उतनी वैल्यू की एसी लगाएं, तो अगर सेम हीट जनरेट हो तो उसी करंट को अपने क्या बोलेंगे कि यहाँ पर एसी का आरएमएस वैल्यू बोलेंगे। कि मान लो एक यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस पर आप क्या कर रहे हो एसी करंट लगा रहे हो, तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर करंट जाएगा तो इस करंट के कारण यहाँ पर आई स्क्वेयर आर टी हीट जनरेट होगी, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, ये जूल्स लॉ बोल देते हैं इसको, हीटिंग इफेक्ट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। तो यहाँ पर क्या होता है कि किसी रेजिस्टेंस में अगर टी टाइम तक आप आई करंट फ्लो करवाते हो तो वहां पर हीट जो जनरेट होती है वो ये होती है, तो ये डीसी के लिए है। अब अगर एसी में भी अगर ऐसी ही हीट जनरेट हो तो उस करंट को अपने बोलेंगे, जो यहाँ पर करंट अपने यूज करेंगे ये वाला करंट होगा आरएमएस करंट। अब इस आरएमएस करंट की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, आपको कैसे कैलकुलेट करनी है वैल्यू, तो वो देखो, तो रिलेशन बिटवीन आरएमएस एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी की पीक वैल्यू जो I0 थी, पीक वैल्यू कौन सी थी I0, और आरएमएस वैल्यू को अपने आई आरएमएस से लिखेंगे। तो आई आरएमएस की जो वैल्यू होती है वो तो देखो क्या होती है, आरएमएस का मतलब है रूट, फिर मीन, फिर स्क्वेयर। तो अब आपको क्या करना है, उल्टा चलना है, जो बात आपने यहां पर लिखी है उल्टा चलना है, आपको करंट का स्क्वेयर करना है, ये स्क्वेयर कर लिया, फिर इसका मीन लेना है, तो इसको dt से मल्टीप्लाई करके 0 से t टाइम तक
और अपॉन में 0 से t टाइम तक dt कर लिया, मीन ले लिया। अब इसका आपको क्या करना है, रूट लेना है। अब जो वैल्यू आपके पास आई उसका आपको क्या करना है, रूट लेना है। ये रूट ले लिया आप, ठीक है। तो मतलब कि आपने आई का स्क्वायर किया, सबसे पहले स्क्वायर यहां से, फिर दूसरे नंबर पर उसका मीन लिया, फिर तीसरे नंबर पर उसका रूट लिया। तो आपको इस तरीके से IRMS को फाइंड करना है। तो अब अपने को देखो क्या करना होगा यहाँ पर कि ये 0 से लेकर t dt, इसकी वैल्यू तो आपको पता है t की इक्वल आएगी, तो ये तो 1/t हो गया, और ये आ गया 0 से लेकर t तक और आई स्क्वायर dt, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। नाउ एट फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट, अपने इस जो अंदर वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे आके पुट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे कि i इज इक्वल टू, अपने को पता है ये इक्वेशन अपने यूज करेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, और 0 से लेके t तक। अब आप कहोगे सर 0 से t तक तो क्या था कि 0 वैल्यू आ रही थी, एवरेज वैल्यू, तो वो बेटा 0 वैल्यू आ रही थी ओनली आई डी टी की, यहाँ आई स्क्वायर डी टी है, उसका स्क्वायर हो रहा है, तो यहां पर वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो आई नॉट स्क्वायर को बाहर कॉमन बाहर ले लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का अपने क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब साइन स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो डायरेक्ट नहीं होता, साइन स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, जो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास, वो ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा और अपॉन में 2। ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2। तो वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये साइन स्क्वायर की जगह अपने रखेंगे 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, क्योंकि थीटा की जगह यहाँ क्या आ रहा है, ओमेगा टी, और अपॉन में 2 और साथ में डी टी। अब देखो क्या हुआ, इस 2 को अपने बाहर ले लिए, यहाँ पर यहाँ ले गए बाहर, तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, यहाँ बचा 1, तो 1 इंटू में ये जो डी टी है इसके साथ आ जाएगा, और 0 से t, और फिर माइनस में कोस 2 ओमेगा टी आ गया, और साथ में यहाँ पर डी टी मैं लगाना भूल गया, तो आप लगा लेना डी टी। अब देखो 1 का जो डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन होता है वो होता है t, और t 0 से t अब जब आप रखोगे तो ये कैपिटल T बनेगा। अब कोस ओमेगा टी का, कोस का होता है साइन, प्लस का साइन, क्योंकि कोस का जब अपने डिफरेंशिएशन करते हैं वो माइनस साइन आता है, लेकिन इंटीग्रेशन में अपोजिट हो जाता है ये बिल्कुल, ठीक है। तो कोस 2 ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, और मैंने कहा था जो टी के मल्टीपल में होता है, गुणा में होता है, यहाँ पर वो अपॉन में आ जाता है, तो साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा यहाँ पर आ जाएगा, और 0 से टी आप क्या लिख दोगे, इसकी लिमिट लगा दोगे, ठीक है। अब 2 ओमेगा को क्या करो, बाहर रख लो, 2 ओमेगा को बाहर रख लो, और इस साइन 2 ओमेगा टी की जगह आपको पहले टी रखना है, इस टी की जगह पे कैपिटल टी रखना है, फिर 0 रखना है। तो देखो कैसे आएगा आपके पास कि देखो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, ये टी आ गया, ये माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा 1/2 ओमेगा। साइन देखो, साइन ओमेगा टी 2 ओमेगा टी था आपके पास, साइन 2 ओमेगा टी, और इस ओमेगा की जो वैल्यू होती है ये 2 पाई अपॉन में टी होती है। तो इस टी की जगह पर आपको पहले टी रखना है, फिर आपको रखना है 0। तो इस t की जगह t रखा, तो 2 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी, और साथ में t मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा, साइन 0 आ जाएगा। तो ये t से t कैंसिल, तो ये बना साइन 4 पाई और माइनस में साइन 0। तो साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, और साइन 0 की वैल्यू भी 0। तो ये जो कंप्लीट वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 0 आ जाएगी। तो बचा गया आपके पास ओनली t। तो यहां पर जो IRMS की वैल्यू आपके पास आ रही है, सॉरी IRMS नहीं है ये अपने किया था कि जो वैल्यू आपके पास थी अंदर वाला जो अंडरवुड लिया हुआ था, ठीक है, अंडरवुड की वैल्यू थी, ये अंडरवुड में इस टाइप से आया था ना आपके पास, आप इसकी वैल्यू लिख रहे हो कि जो आई स्क्वेयर डी टी आया था आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वेयर डी टी 0 से लेके t तक, इस वाले इंटीग्रेशन की आप बात कर रहे हो। ये ऊपर रूट भी नहीं आएगा, मैं इस रूट को हटा देता हूँ, ये रूट भी नहीं आएगा, आप इसकी वैल्यू निकाल रहे थे ओनली। तो इसकी वैल्यू आपके पास ये आ रही है, आई 0 स्क्वेयर 2 अपॉन में टी। अब अपने को जो वैल्यू निकालनी थी IRMS की, वो 1/t और इनटू में ये था, देखो कहां पर था, मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूं कि यहां पर आप इसकी वैल्यू जो अब वैल्यू आई है ना, वो आपके पास ये वाली वैल्यू आई है। अब 1/t इसके मल्टीप्लाई में था, और ऊपर अंडरवुड भी था,
तो अब आप इसको देखो, आगे अगर चलेंगे अपने, तो 1/t इसके मल्टीप्लाई में कर देंगे और साथ में ये मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा और अंडर रूट भी आएगा। तो t से t कैंसिल, आपके पास आई नोट स्क्वेयर का अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, आई नोट बचेगा और 2 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, √2। तो आई आर एम एस की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो आ रही है आई नोट अपॉन में √2, या 1 अपॉन जो √2 होता है वो होता है 0.707 आई नोट, मतलब 70.7% ऑफ आई नोट। इसी तरह से अगर आप वोल्टेज की वैल्यू भी निकालते हो, क्योंकि वोल्टेज का ग्राफ भी करंट की तरह ही आता होता है, तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा आपके पास। तो देखो, मतलब कि जो आपके पास आई आर एम एस की वैल्यू आ रही है वो टोटल वैल्यू का 0.707 आ रहा है आई नोट। तो आज अपने 3 फॉर्मूले यहां पर पढ़े हैं। कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं, कि अगर मैं आपके पास आपको बताऊं दोबारा से कौन कौन से 3 फॉर्मूले अपने रिवाइज किए हैं, एक बार कर लेते हैं। कि सबसे पहले अपने एवरेज वैल्यू निकाली थी एसी की, और किसके लिए निकाली थी, कंप्लीट साइकिल के लिए, कंप्लीट 1 साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 से लेके और टी टाइम तक। तो वो वाली एवरेज वैल्यू आई थी आपके पास 0, क्योंकि मैंने कहा था कि जो ये वैल्यू है ये कंप्लीट साइकिल के लिए जितनी पॉजिटिव होती है उतनी ही नेगेटिव होती है। फिर दूसरे नंबर पर आपने एवरेज वैल्यू है वो कैलकुलेट की, किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए, यानी 0 से लेके और t/2 टाइम तक आपने वैल्यू कैलकुलेट की, जिसकी वैल्यू आपके पास आ रही थी 0.637 आई नोट, जो आई एवरेज आपने वैल्यू यहां पर निकाली थी, और ये एवरेज वैल्यू थी 0 कंप्लीट साइकिल वाली। फिर उसके बाद आपने निकाली है आरएमएस वैल्यू, ठीक है, और आरएमएस वैल्यू जो आ रही है वो कंप्लीट साइकिल के लिए आपने निकाली है आई आर एम एस। तो ये आपके पास आ रही है आई नोट अपॉन में √2 या 0.707 आई नोट। तो आप देखो जो एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल है वो थी 63.7% ऑफ I0, और जो आरएमएस वैल्यू है वो आपके पास आ रही है 70.7% ऑफ आई नोट, ठीक है। तो इसका मतलब जो एवरेज वैल्यू आएगी आपके पास आरएमएस वैल्यू आएगी, कि जो वैल्यू अपने एसी की मेजर करते हैं, ये वाली वैल्यू अपने क्या करते हैं, मेजर करते होते हैं। और मेजर किससे करते हैं, एमीटर से करते हैं, और एमीटर भी कौन सा होता है, एसी वाला होता है। और ये वाला जो एमीटर होता है ना, एक चीज और बता दूं कि हीटिंग इफेक्ट पर ये क्या होता है, बेस्ड होता है, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। जो जूल हीटिंग इफेक्ट होता है ना, H = I²RT, मतलब जो हीट होती है वो करंट के क्या होती है, स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल होती है। इस चीज पर ये वाला जो एमीटर है वो बेस्ड होता है। तो इससे अपने मेजर करेंगे जो वैल्यू, वो 70.7% आएगी I0 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो आपके पास एसी की वैल्यू है, आप मेजर कर रहे हो किसी एमीटर से, वो मेजर कर रहे हो 100 एम्पियर मेजर कर रहे हो, तो ये 100 एम्पियर ओनली 70% की वैल्यू ही है, 70% की वैल्यू है ये 100। अगर आपको 100% की वैल्यू चाहिए तो वो कुछ अलग वैल्यू होगी। मतलब कि अगर आप ग्राफ बनाते हो ना, एवरेज आरएमएस वैल्यू वाला जो ग्राफ बनाते हो, तो वो आरएमएस वैल्यू वाला ग्राफ कुछ ऐसा आता है। मतलब एसी की ये वाली जो वैल्यू होती है यहाँ पर, ये लगभग टोटल जो मैक्सिमम वैल्यू का लगभग 70% वाली वैल्यू ये वाली होती है। तो मतलब ये वाली वैल्यू को आप मेजर कर सकते हो किससे, एमीटर से। और एमीटर भी किस पर बेस्ड होगा, हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड होगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है जो मैंने ये आपके पास वैल्यूज लिखी हैं, कि 0 वैल्यू होती है, एक 63.7% होती है, और एक 0.707 या 70.7% जो वैल्यू आई आर एम एस की, आई एवरेज की, और ये भी आई एवरेज की वैल्यू होती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो आज की वीडियो में देखो बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। ये एक बेसिक टॉपिक था जो कि 12th क्लास में भी आप पढ़ते हो, एक बार दोबारा मैंने रिवाइज करवाया है। अब इसके बाद जो टॉपिक आएंगे वो आएंगे आपके पास जो आरएल सर्किट है, एलसी सर्किट है, एलसीआर सर्किट है, कुछ इस तरीके से जो टॉपिक हैं वो टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।